बच्चों, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का तीसरा अध्याय हिमालय की बेटियां जो है वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, समझ लिया है। तो बच्चों, नागार्जुन ने इस निबंध में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव प्रकट करते हुए कहा है कि ये नदियां जो हैं वो हिमालय की बेटियां हैं। हिमालय क्या है? उनका पिता है। जैसे एक पिता की गोदी में उसकी बेटियां खेलती हैं और खेलते खेलते जब बड़ी हो जाती हैं तो ससुराल चली जाती हैं, वैसे ही नदियां जो हैं उस हिमालय की बर्फ़ जो है उससे रिस रिस कर जो बूंद बूंद से ये आकार लेती हैं और विभिन्न स्वरूपों में बहती हुई समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो जैसे पिता अपनी बेटियों को ससुराल विदा करता है, वैसे ही हिमालय की जो बेटियां हैं वो समुद्र में मिल जाती है। तो हिमालय क्या हुआ? समुद्र के ससुर जी हो गए। और समुद्र को क्या बताया लेखक ने? दामाद बताया है। तो नदियों के बारे में उन्होंने सिर्फ माँ का रूप ही नहीं अपितु उसके अंदर उन्होंने दादी, मौसी, मामी, बहन, प्रेमिका और बेटियों का रूप भी देखा है। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इसको समझ लिया है। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। तो देखो बच्चों, नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नागार्जुन ने उनको बहन, बेटी और प्रेमिका की उपमा भी दी है। अब बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं, यानी कि इनको हिमालय की बड़ी बेटियां बताया गया है। इन दो नदियों के बीच से अन्य छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिमालय की जो बर्फ़ है वो जब पिघलती है तो एक एक बूंद करके उसमें जल जो है वो रिसता रहता है और वो छोटे 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 ऐसे धाराओं का रूप लेकर के नदी बनती है। तो उस दयालु पिता के हृदय की जो बूंदें हैं, दिल की एक एक बूंद जो है वो इकट्ठा होकर के ये नदियां बनी है, यानी कि हिमालय का जो स्नेह है उसका रूप जो है इन नदियों में देखने को मिलता है। ये नदियां सुंदर और लुभावनी लगती हैं। आगे देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। बच्चों, अगर नदियां नहीं होती, स्वच्छ जल हमें नहीं मिलता तो हम प्यासे ही मर जाते। हमारे जीवन में जल का विशेष महत्व है और वो हमें किन से मिलता है? नदियों से मिलता है। तो ये नदियां क्या करती है? हमें जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र है। हम नदियों को माँ के रूप में अक्सर देखते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया इस तरह से संबोधित करते हैं। तो माँ के समान क्या करती है? हमारा ये पालन पोषण भी करती है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इनके अलावा ये नदियाँ गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा करके ले जाती रही है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। बच्चों, आपको पता है, नदी के ऊपर बांध बना करके और फिर टरबाइन से उसको घुमा करके जल गिराया जाता है, टरबाइन घूमता है और उससे बिजली बनती है। ये नदियाँ मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है, यानी कि हर तरह से हमारा भला ही करती हैं, हमारा कल्याण ही करती हैं। आगे देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, देखो बच्चों, नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेख से आगे में देखिए बच्चों, पहला, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से
कीजिए। नदियों तथा हिमालय पर कई कविताएं लिखी गई हैं। हिमालय विषय पर गोपाल सिंह ने हिमालय और हम, कौन सी कविता लिखी गोपाल सिंह ने? हिमालय और हम कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने कविता हिमालय के आंगन में लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता हिमालय लिखी है। यानी इन कवियों ने हिमालय पर कई कविताएं लिखी हैं। उपर्युक्त सभी कविताओं में कवियों ने हिमालय की महानता का वर्णन किया है। यह बताया गया है कि हिमालय पर्वत हमारे देश का ताज है, यानी कि मुकुट है। हिमालय पर्वत की वजह से हम दुश्मनों से सुरक्षित हैं। अपने लेख हिमालय की बेटियां में नागार्जुन ने नदियों तथा हिमालय का वर्णन उनमें संबंध दर्शाए हुए किया है। बाकी लेखकों ने तो उन्हें सिर्फ हिमालय का वर्णन किया है, लेकिन नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां में हिमालय का नदियों के साथ संबंध बताते हुए दोनों की ही विशेषता को बताया है। वे नदियों को हिमालय की बेटियां बताते हैं। क्या बताते हैं? बेटियां। तथा हिमालय उन्हें एक पिता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एक पिता अपनी बच्चों को स्नेह देता है, वैसे ही हिमालय जो है वह अपनी बेटियों को सुरक्षा और स्नेह प्रदान करता है। तो बच्चों देखिए लेख से आगे का दूसरा प्रश्न। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर ने कविता हिमालय लिखी है। यदि इस कविता की तुलना नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध से करें तो हम यह कह सकते हैं कि दिनकर जी ने अपनी कविता में हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि भारतवासियों का हिमालय से घनिष्ठ संबंध है। भारत में हिमालय कश्मीर से निकलकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। शिखर से लेकर पाताल तक अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। दूसरी ओर लेखक नागार्जुन ने हिमालय को नदियों के पिता के रूप में दर्शाया है। लेखक ने भावनात्मक रिश्ता जो है नदियों के बीच और हिमालय के बीच जोड़ दिया है, जिससे बदलते हुए वक्त के कारण अपनी बेटियों की चिंता सताई जा रही है। हिमालय को ऐसा पिता बताया है जिसकी गोद में नदियां जो हैं बेटी बन के खेली हैं, लेकिन वो जब वहाँ से चली जाती हैं तो उनके बारे में वो पिता जो है वो चिंतित हो रहा है, उनकी चिंता उसको सताई जा रही है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? यह लेख 1947 में लिखा गया था। इन नदियों में तब से बहुत बदलाव आए हैं। बच्चों 1947 बहुत पुरानी बात है और आज का जो समय है और दोनों की हम तुलना करें तो 1947 के समय नदियों में इतना प्रदूषण नहीं था। उस वक्त वातावरण बहुत ही स्वच्छ था। मनुष्य ने अपने लालच के कारण बहुत सारे विकास करता गया और नदियों के अंदर जो है कचरा डाल करके, कारखानों का प्रदूषित जल डाल करके उनको खराब कर दिया। तो उस समय की तुलना और आज की तुलना हम करते हैं। ये नदियाँ आज भी हिमालय से निकलती हैं, लेकिन इन नदियों का जल पहले की भांति शुद्ध नहीं रहा। प्रदूषण के कारण ये नदियाँ अशुद्ध जल लेकर बहती हैं। इन नदियों पर जगह जगह पर बांध बांधे जा रहे हैं। इन नदियों का जल भी कम होता जा रहा है। प्रदूषण के कारण जो पानी पहले अमृत तुल्य हुआ करता था, अब पीने लायक भी नहीं रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, नदियों के अंदर रासायनिक जल छोड़ते हैं तो वो जो जल है वो पूरा ही प्रदूषित हो जाता है, वो पीने लायक भी नहीं रहता है। किसी समय में ये अमृत तुल्य हुआ करता था, लेकिन आज पीने के लायक नहीं रहा। अगला देखिए, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है क्योंकि हिमालय पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है तथा इस पर्वत पर तपस्या कर उन्होंने कई वरदान प्राप्त किए हैं। तो हिमालय की विशेषता क्या है कि उस हिमालय पर बहुत ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या करी है और कई वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान शिव का निवास भी इन्हीं पर्वतों के बीच बसे कैलाश पर्वत पर था। इसलिए कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? देवात्मा। आगे देखिए, अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से
कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। तो देखिए बच्चों, हिमालय से निकलने वाली नदियों को लेखक ने ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। यानी कि हिमालय को उनका पिता और इन नदियों को क्या कहा है? उनकी बेटियां। लेखक ने इन नदियों को अन्य कई उपमाएं दी हैं, जैसे बहन, प्रेयसी तथा माँ। वे कहते हैं कि ये नदियाँ एक माँ की तरह मनुष्य का लालन पालन करती है। नदियों की सुरक्षा के संदर्भ में सुझाव दिया जा सकता है कि नदियों की स्वच्छता का ध्यान सभी को रखना चाहिए। यानी नदियाँ हमारी स्वच्छ नहीं रहेंगी तो हम सभी का जो जीवन है वो संकट में आ जाएगा। नदियों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारी जीवनदायिनी है, इसलिए हमें नदियों में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन नदियों को स्वच्छ रखें। कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों तथा दूषित जल के निष्कासन की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें और दूषित जल जो है वो लगातार इन नदियों में छोड़ा गया, हमारे पर्यावरण को क्या है ये खराब कर देगा। हमारी नदियों का जल जो है वो स्वच्छ नहीं रहेगा। तो हमें इनकी सुरक्षा के लिए इस तरह से उपाय करना चाहिए कि ये चीज़ें जो है नदियों के अंदर ना जाएं और इन नदियों को स्वच्छ रखा जाए। आगे देखिए, अनुमान और कल्पना पर आधारित दूसरा प्रश्न। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। नदियां हमारे जीवन का आधार हैं। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियां अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती है। यानी कि मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब जो है इनका जीवन नदियों पर निर्भर है। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां धरती को उपजाऊ बनाती है, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। इसी कारण नदियां पूजनीय भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती है, वर्षा लाने में सहायक होती है। नदियों का जल वाष्प बन करके क्या बनते हैं? बादल, और वही बादल वापस बरस जाते हैं। तो ये बादल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। तो बच्चों, हमारा जो अध्याय है इसके अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में भाषा की बात को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।